हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन के अंतर्गत लेक्चर नंबर 5। इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको तीन चीज़ों के बारे में बताया है, जिनमें से आपने एनिलीन के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, साथ ही साथ बेंजोइक एसिड के बारे में पढ़ लिया है और बेंजल्डिहाइड के बारे में पढ़ लिया है। फिनॉल के बारे में हमने आपको अल्कोहल के जस्ट बाद ही बता दिया था। और अब यहाँ पर दो टॉपिक बचे हुए हैं, एक टॉलुइन का और एक एनिसोल का, ठीक है। तो टॉलुइन और एनिसोल के बारे में हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। टॉलुइन जो कि आपका क्या है, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो सिंपलेस्ट होमोलॉगस ऑफ बेंजीन है। एक्चुअल में इसको हम डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन्स के अंतर्गत नहीं पढ़ाते हैं, वैसे सिंपली हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, बट फिर भी ये टॉपिक बीच में छूट गया था तो उसको हम यहीं पे कवर करा देते हैं, ठीक है। तो टॉलुइन यानी कि जैसे हम क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट होमोलॉगस ऑफ बेंजीन, ठीक है। और इसे हम जनरली पहली बार ड्राई डिस्टिलेशन कराकर प्राप्त किए थे, वो भी किसका, टॉलुबॉल्जम का, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, टॉलुइन पड़ा, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, टॉलुइन पड़ा। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और वो है आपका टॉलुइन से रिलेटेड टॉपिक के बारे में, ठीक है। टॉलुइन आज टॉपिक है आपका, और उसके बाद फिर एनिसोल्स पे चलेंगे। एनिसोल में सिर्फ और सिर्फ कुछ रिएक्शंस पढ़ने हैं उसके बेंजीन रिंग के, बाकी उसमें ज़्यादातर रिएक्शंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेंजीन रिंग के यानी कि एरोमेटिक ईथर के जो बेंजीन रिंग के रिएक्शंस है वो हमको एनिसोल में पढ़ना है। बट तो स्टार्ट करते हैं टॉलुइन। टॉलुइन क्या है, सिंपलेस्ट होमोलॉगस किसका है, बेंजीन का। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहली बात तो ध्यान में रखना है, जिसका फॉर्मूला C6H5CH3, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉलुइन। और अगर हम यहाँ पे देखें तो बेंजीन रिंग पर हम कहीं पर भी एक मेथाइल ग्रुप जोड़ दें तो इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम टॉलुइन का नाम देते हैं। क्लियर, दिस इज टॉलुइन, ठीक है। अब इसके सबसे पहली बात तो ये समझिए कि इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। सबसे पहली बात हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड सबसे पहला है वो है फ्रॉम बेंजीन। सबसे पहली रिएक्शन वो है फ्रॉम बेंजीन। किसके द्वारा, इसको हम बेंजीन द्वारा बनाते हैं, यानी बना सकते हैं। कैसे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन द्वारा। बहुत बार बता चुका हूँ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमेशा रखो आपको एनहाइड्रस AlCl3 लेना ही पड़ता है। तो चलिए इसको हम किस रिएक्शन द्वारा बताने जा रहे हैं, वो है फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, ठीक है, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन द्वारा। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेंजीन की रिएक्शन हम जनरली क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे और इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है। रिएक्शन आप इस तरीके से देख सकते हैं, दिस इज बेंजीन रिंग और इसकी रिएक्शन हम CH3Cl के साथ करा रहे हैं, दिस इज क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म के साथ कराने पर यहाँ पर आपको पता है एनहाइड्रस AlCl3 लेना पड़ता है, तो हमने एरो के ऊपर क्या लगा दिया, AlCl3 लगा दिया। CH3 का जो पोर्शन है वो बेंजीन रिंग से जाके जुड़ जाएगा और HCl अलग में बाई प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। रीजन क्या है, क्योंकि आपको पता है बेंजीन रिंग के हर कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन एटम होता है, तो हाइड्रोजन एटम बचे हुए Cl के साथ रिएक्ट करके HCl का फॉर्मेशन करेगा और ये बना आपका मेन प्रोडक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, टॉलुइन का नाम देते हैं, ठीक है। ठीक है, अगला है वो है आपका यहाँ पर उर्ज-फिटिक रिएक्शन, ठीक है। उर्ज-फिटिक रिएक्शन नंबर 2 है प्रिपरेशन मेथड का, और वो है आपका उर्ज-फिटिक रिएक्शन, ठीक है। चलिए, जब भी कभी हम उर्ज-फिटिक रिएक्शन देखते हैं तो यहाँ पर हम ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन कराएंगे, वो भी मेथाइल ब्रोमाइड के साथ, लेकिन यहाँ पे किसके प्रेजेंस में कराएंगे, वो है सोडियम और ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है। यानी कि उर्ज-फिटिक रिएक्शन में जनरली हम एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं, किससे,
एलिफैटिक एल्डिहाइड से, किसके साथ, किसके प्रेजेंस में, सोडियम और ईथर के प्रेजेंस में। क्लियर। चलिए देखते हैं रिएक्शन कैसे होगा। ये मेरे पास क्या है, बेंजीन रिंग, और इससे जुड़ा है Br, दिस इज ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, हमने क्या ले लिया, सोडियम के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, और इसी के साथ साथ एलिफैटिक एल्डिहाइड भी लेंगे जिसका नाम है, मान लेते हैं मेथाइल ब्रोमाइड, CH3Br होता है। तो मैंने Br को इधर लिख दिया। रीजन क्या है कि इतना पोर्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे 2NaBr बनेगा। ये क्या था आपका, ब्रोमो बेंजीन। मैं लिख देता हूँ, इसे हम कहते हैं ब्रोमो बेंजीन का नाम देते हैं, ये सोडियम, और ये क्या है, मेथाइल ब्रोमाइड। तो मेथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमो बेंजीन आपस में सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे ईथर मीडियम होना चाहिए। ठीक है, यही आपका उर्थ-फिटिक रिएक्शन होता है। ठीक है, और ऐसे समय में टॉलुइन बनता है। ये बना आपका बेंजीन रिंग, जैसे पहले यहाँ पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट था। ठीक है, ये देखिए बेंजीन रिंग पहले से यहाँ प्रेजेंट था, कोई दिक्कत नहीं। Br हट गया, Na हट गया, Br हट गया, CH3 बचा है, तो CH3 को हम जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे CH3 जोड़ दिया और बाकी 2NaBr सोडियम ब्रोमाइड अलग बनता है, और ये बना आपका टॉलुइन। ये आपका प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम क्या है, टॉलुइन। क्लियर। चलिए अगला है, वो है डीकार्बोक्सिलेशन मेथड द्वारा प्रिपरेशन हम पढ़ रहे हैं। तो अगली प्रिपरेशन है टॉलुइन की, और उसमें हमको पढ़ना है डीकार्बोक्सिलेशन मेथड। डीकार्बोक्सिलेशन मेथड अगला है नंबर 3, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, चलिए डीकार्बोक्सिलेशन के अंतर्गत जनरली हम यहाँ पे क्या लेंगे, सोडियम टॉलुएट लेने जा रहे हैं। ठीक है, सोडियम टॉलुएट लेंगे, वो भी आर्थो मेटा या पैरा कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C6H4, एक जगह पे CH3 लगा होगा और एक जगह पे COONA। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम टॉलुएट। ठीक है, सोडियम टॉलुएट। इसका हम डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे सोडा लाइम के प्रेजेंस में। सोडा लाइम NaOH है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोडा लाइम। सोडा लाइम का कॉम्बिनेशन आप जानते ही हैं। ठीक है, इसके प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें टॉलुइन मिलेगा, यानी कि ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ से निकलेगा और इस Na के साथ कंबाइन होगा। यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो C6H5, और बाकी का CH3 का पोर्शन ऐसे ही रहेगा। ये CH3 पहले से था और अब बन गया है Na2CO3। Na2CO3, तो यहाँ से देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके सोडियम से कंबाइन करके सोडियम कार्बोनेट बना लेता है, और ये आपका प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम क्या है, टॉलुइन। क्लियर। तो डीकार्बोक्सिलेशन द्वारा भी हम टॉलुइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगला है फ्रॉम क्रिसॉल। अगला प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम क्रिसॉल। नंबर 4, फ्रॉम क्रिसॉल। क्रिसॉल का मतलब टॉलुइन के साथ साथ उस पर OH ग्रुप यानी कि बेंजीन रिंग पे लगा हो तो उसे हम क्रिसॉल कहते हैं। हम आर्थो क्रिसॉल लेकर जिंक के प्रेजेंस में अगर हम इसको हीट करें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये होता है टॉलुइन। ठीक है, और इसी के साथ साथ आर्थो पोजीशन पे अगर हमने OH लगा दिया तो इसे हम कहते हैं क्रिसॉल, और इसका नाम होता है आर्थो क्रिसॉल। तो आर्थो क्रिसॉल का अगर हम जिंक के प्रेजेंस में इसको हम क्या करें, हीट करें, तो हमें टॉलुइन मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, टॉलुइन मिलेगा CH3, और इसी के साथ साथ हमें जिंक ऑक्साइड भी मिलता है ZnO। ठीक है, और ये आपका बन गया टॉलुइन जो कि प्रोडक्ट था। अगला है फ्रॉम टॉलुइन सल्फोनिक एसिड। अगली रिएक्शन है फ्रॉम टॉलुइन सल्फोनिक एसिड। नंबर 5, फ्रॉम टॉलुइन सल्फोनिक एसिड।
ठीक है। तो टॉलुइन सल्फोनिक एसिड द्वारा भी हम टॉलुइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सल्फोनिक एसिड जो है वो SO3H ग्रुप द्वारा जुड़ता है, यानी कि सल्फो ग्रुप अगर हमें रिंग पर जोड़ना है तो उसे हम क्या कहेंगे, SO3H। ठीक है, तो ये आपका टॉलुइन है और इसके पैरा पोजीशन पर हमने SO3H ग्रुप जोड़ दिया, तो इसका नाम है पैरा टॉलुइन सल्फोनिक एसिड है। और इसका हम HOH यानी कि हाइड्रोलिसिस कराते हैं। स्टीम के प्रेजेंस में इसको हम बॉयल करेंगे, वाटर के प्रेजेंस में हम इसको क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, वो है टॉलुइन। मेन प्रोडक्ट जो है SO3H यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, और HOH के साथ कंबाइन करके H2SO4 का निर्माण करेगा। ठीक है, H2SO4। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट बना, जिसे हम क्या कहते हैं, टॉलुइन का नाम देते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम टॉलुइडीन। अगला है फ्रॉम टॉलुइडीन। नंबर 6 फ्रॉम टॉलुइडीन। ठीक है, टॉलुइडीन द्वारा। टॉलुइडीन के अंतर्गत जनरली हम यहाँ पर पैराटॉलुइडीन का यूज करते हैं। पैराटॉलुइडीन का फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप का जुड़ना। ठीक है, बेंजीन रिंग पर CH3 है और CH3 के साथ साथ इसके पैरा पोजीशन पर हमने NH2 ग्रुप जोड़ दिया, इसे हम कहते हैं पैराटॉलुइडीन कहते हैं। और इसकी रिएक्शन हम NaNO2 से कराते हैं, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, किसके साथ, HCl और NaNO2 से कराते हैं। तो यहाँ पर पैराटॉलुइन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है। पैराटॉलुइन यहाँ पे CH3 रहेगा, लेकिन यहाँ पे N2Cl हो जाएगा, डाई एजोनियम क्लोराइड, यानी कि जो आपका NH2 था अब यहाँ पर N2Cl हो गया, जिसे हम कहते हैं डाई एजोनियम क्लोराइड। तो पैराटॉलुइन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, जिसका हम एथिल अल्कोहल के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमें फिर से टॉलुइन मिलता है। C2H5OH एथिल अल्कोहल के प्रेजेंस में कराएंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, वो है CH3, यानी कि हमारा मेन प्रोडक्ट जो है वो टॉलुइन हमें मिलेगा। साथ ही साथ नाइट्रोजन, एल्डिहाइड और HCl यहाँ पे मिलता है। नाइट्रोजन, CH3CHO यानी कि एल्डिहाइड और HCl हमें मिलेगा। और ये ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पैराटॉलुइन डाई एजोनियम क्लोराइड। पैराटॉलुइन, यहाँ पे N2 ग्रुप लगा इसलिए डाई एजो ग्रुप बोलते हैं, क्लोराइड लगा इसलिए डाई एजोनियम हो गया, और पूरा नाम है डाई एजोनियम क्लोराइड, पैराटॉलुइन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्लियर। चलिए अगला है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगला प्रिपरेशन मेथड है वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड जिसके अंतर्गत हमको पढ़ना है किसके द्वारा, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नंबर 7 फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जनरली हम फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का यूज करेंगे और इसकी रिएक्शन हम मेथाइल ब्रोमाइड के साथ कराते हैं। ठीक है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है C6H5MgBr। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। ये मान लेते हैं ये क्या है, बेंजीन रिंग है, और इससे अगर हमने कोई ग्रुप जोड़ दिया तो ये फेनिल में कन्वर्ट हो गया, तो ये बनता है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। लिख देता हूँ मैं नाम, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन हम मेथिल ब्रोमाइड के साथ कराते हैं, यानी कि CH3Br के साथ कराते हैं, तो हमें टॉलुइन मिलेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ से CH3 ग्रुप जुड़ा है
और इसी के साथ साथ MgBr2 भी मिलता है। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट आपका टॉलुइन था। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द्वारा हम कैसे टॉलुइन का प्रिपरेशन कर सकते हैं ये हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट है वो है आपका फ्रॉम N-हेप्टेन एंड मेथाइल साइक्लोहेक्सेन। किसके द्वारा? N-हेप्टेन द्वारा भी बना सकते हैं, ठीक है, और मेथाइल साइक्लोहेक्सेन द्वारा भी हम बना सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला, फ्रॉम N-हेप्टेन। N-हेप्टेन देख लेते हैं। अगला रिएक्शन है फ्रॉम N-हेप्टेन यानी कि नॉर्मल हेप्टेन, फ्रॉम N-हेप्टेन नॉर्मल हेप्टेन। आपको पता है कि नॉर्मल हेप्टेन जनरली इसका जो फॉर्मूला होता है वो उसमें 7 कार्बन होते हैं और एंड वाले कॉर्नर पर हमेशा CH3 ग्रुप लगा होता है। तो CH3, फिर CH2, फिर CH2, देन CH2, CH2, CH2 और ये रहा CH2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7। लास्ट वाले पे यहाँ पे CH3 लगा होता है। और इसकी रिएक्शन हम क्रोमियम ऑक्साइड और या फिर एल्यूमिना के प्रेजेंस में कराएंगे, Cr2O3 या फिर Al2O3। ठीक है, Cr2O3 या फिर Al2O3 500 से 550 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, और साथ ही साथ जो प्रेशर है वो 150 atm होना चाहिए। 150 atm वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऐसे समय में ये पूरा रिंग फॉर्म कर लेगा और रिंग फॉर्म करके क्या बनाएगा? टॉलुइन। यहाँ पे क्या बन जाएगा? टॉलुइन, यानी कि इन दोनों के बीच रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे क्या बनता है? ये टॉलुइन बनता है। यानी कि N-हेप्टेन द्वारा हम क्या बना सकते हैं? टॉलुइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये क्या था आपका? नॉर्मल हेप्टेन। ये एक तरीके से एल्केन की चेन है जिसको हमने इस तरीके से दिखा दिया। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 कार्बन की चेन होती है। क्लियर? चलिए अब हम इनके फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद इनकी केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे। तो टॉलुइन की फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन के बाद अगला है वो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ये सभी प्रिपरेशन मेथड आपने देख लिया। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला है कलरलेस मोबाइल लिक्विड। कलरलेस मोबाइल लिक्विड है। मोबाइल लिक्विड का मतलब ऐसा लिक्विड जो मूव कर सकता है और इसमें एरोमेटिक ओडर भी है। क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है तो एरोमेटिक ओडर भी होगा। इसी के साथ साथ अगर हम इसके वाटर के कंपैरिजन से देखें तो ये वाटर से लाइटर होता है, लाइटर देन वाटर, यानी कि इसकी डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में कम होती है। लाइटर देन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट मिसिबल इन, मिसिबल का मतलब होता है घुलनशील या मिक्स हो सकता है, मिसिबल विथ एल्कोहल, ईथर, ये सभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं तो इनमें क्या होता है? मिसिबल होता है। जबकि यहाँ पे वाटर में क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। इसी के साथ साथ फ्रीजिंग पॉइंट देखें तो 96 डिग्री सेल्सियस है। फ्रीजिंग पॉइंट 96 डिग्री सेल्सियस है और यहीं पे बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें इस लिक्विड की तो वो होता है 110 डिग्री सेल्सियस। 110 डिग्री सेल्सियस। इनका जो वेपर्स होता है ये कैसे होते हैं? इनफ्लेमेबल होते हैं, यानी कि इनफ्लेमेबल का मतलब ज्वलनशील होते हैं। कैसे होते हैं? ज्वलनशील होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए गुड सॉल्वेंट का काम करता है, गुड सॉल्वेंट।
ठीक है। तो टॉलुइन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए क्या होता है, गुड सॉल्वेंट का काम करता है। चलिए अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। ये सब इनकी क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे मेन चीज ये है कि जो साइड चेन है वो एलोफैटिक बिहेवियर शो करता है और जो बेंजीन रिंग है वो एरोमेटिक बिहेवियर यहाँ पे शो करता है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम टॉलुइन के CH3 को देखें तो ये एलिफैटिक बिहेवियर शो करता है, एलिफैटिक, और ये जो आपका बेंजीन रिंग है ये एरोमेटिक बिहेवियर को शो करता है, ठीक है। यानी कि टॉलुइन में दोनों प्रकार के बिहेवियर पाए जाते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के बिहेवियर पाए जाते हैं। साइड चेन आपका एलिफैटिक है और बेंजीन रिंग एरोमेटिक बिहेवियर शो करता है। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी में जो हम रिएक्शन देखेंगे वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहला है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनका होता है। चलिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में आपको बता चुका हूं, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे। जैसा कि आपको पता है ये आपका क्या है, टॉलुइन है, ठीक है। इसी के हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो टॉलुइन में जब भी कभी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो या तो आर्थोग पे या फिर पैरा पोजीशन पर यहाँ पे क्या कर सकता है, अटैक करता है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि मेथाइल ग्रुप का यहाँ पे जो नेचर है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है और इसी के कारण जो एरोमेटिक कैरेक्टर होता है ये डेवलप होता है, ठीक है। यानी कि जो टॉलुइन का एरोमेटिक कैरेक्टर है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ मेथाइल ग्रुप, यानी कि मेथाइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर के कारण एरोमेटिक कैरेक्टर किसका होता है, टॉलुइन का होता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई। दूसरी चीज यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जिन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है। तो ये जो E पॉजिटिव है ये या तो आर्थो पोजीशन पे जाके जुड़ेंगे, ठीक है, ये आपका CH3 है, या तो ये यहाँ पे जाके जुड़ेगा, ठीक है, इसे हम कहेंगे आर्थो डेरिवेटिव, या फिर पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ सकता है। पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ने का मतलब यहाँ पे ये आपका टॉलुइन और इसका पैरा पोजीशन ये है, तो यहाँ पे जाके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, तो इसे हम पैरा डेरिवेटिव कहते हैं और यहीं पर इसे हम आर्थो डेरिवेटिव का नाम देते हैं। तो पैरा डेरिवेटिव या फिर आर्थो डेरिवेटिव यहाँ पे बनता है। इलेक्ट्रोफाइल की जगह हम जनरली ये जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे Cl प्लस ले सकते हैं, NO2 प्लस ले सकते हैं, SO3H प्लस ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक प्रकार से अगर आप देखें तो क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन की प्रक्रिया इसके द्वारा होती है, ठीक है, एक्सेट्रा। अगला है रिएक्शन ऑफ साइड चेन। अभी तक जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा वो रिंग के लिए था, अब हम यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन ऑफ साइड चेन। नंबर सेकेंड, तो रिएक्शन ऑफ साइड चेन, रिएक्शंस ऑफ साइड चेन। साइड चेन का मतलब CH3 से, जिसमें से सबसे पहला है वो है हैलोजिनेशन। जिनमें से सबसे पहला हम बताने जा रहे हैं जिसका नाम है हैलोजिनेशन, यानी कि हैलोजनीकरण। इसमें हम जनरली क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। टॉलुइन की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, यहाँ पर क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रे, Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रे। तो यहाँ पे क्या बनता है, बेंजाइल क्लोराइड बनता है। क्या बनेगा,
CH2Cl, पहले तो बेंजाइल क्लोराइड बनेगा, फिर से अगर हम Cl2 के साथ रिएक्शन कराएं तो बेंजल क्लोराइड बनेगा, फिर से अगर हम Cl2 और अल्ट्रावायलेट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो अब आपका क्या बनेगा, वो है बेंजल क्लोराइड CH Cl2। और इसी के साथ साथ अगर हम अगेन फिर से रिएक्शन कराएं क्लोरीन के साथ अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में तो अब आपका बनेगा वो है CCl3, यहाँ पे जुड़ जाएगा और इसका नाम होता है बेंजो ट्राई क्लोराइड। तो ये पहले आपका बना बेंजिल क्लोराइड, वो भी साइड चेन का हम हैलोजिनेशन बता रहे हैं। साइड चेन के जितने भी हाइड्रोजन थे सब क्लोरीन द्वारा रिप्लेस होते जा रहे हैं और आपका रिएक्शन बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, पहले बेंजिल क्लोराइड एक हाइड्रोजन निकला, एक Cl निकला, एक Cl लगा वहां पे तो CH2Cl बना, दो हाइड्रोजन दो Cl लगे तो CaCl2 यानी कि बेंजल क्लोराइड। और अगली बार तीनों निकल गए तो इसे हम कहते हैं बेंजो ट्राई क्लोराइड। इसे हम क्या कहते हैं, बेंजो ट्राई क्लोराइड का नाम देते हैं। क्लियर। तो ये था प्रोसेस साइड चेन रिएक्शन का जिसमें हमने हैलोजिनेशन के बारे में आपको बताया। अगला है और वो है आपका ऑक्सीडेशन। अगली रिएक्शन वो है ऑक्सीडेशन की। ठीक है, अभी तक आपने कौन सी रिएक्शन पढ़ी, वो था आपका साइड चेन हैलोजिनेशन। अगली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। नंबर बी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए जनरली हम एसिडिक KMnO4 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हॉट एसिडिक KMnO4 का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो दिस इज टॉलुइन और यहाँ पर हम KMnO4 यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट का यूज करते हैं जो कि कैसा है, एसिडिक है। 3 ऑक्सीजन यानी कि 3 नेसेंट ऑक्सीजन है। यहाँ पे बेंजोइक एसिड बनेगा COOH ग्रुप यानी कि बेंजोइक एसिड, और इसी के साथ साथ वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है, बेंजोइक एसिड बनता है। क्लियर, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसी के साथ साथ अगला है ऑक्सीडेशन। अच्छा, ये जो ऑक्सीडेशन है ये यहाँ पे कंडीशन कैसी रखी गई, हॉट कंडीशन है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे अगर हम देखें, दूसरी रिएक्शन हमें यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, एसिडिक मैग्नीज या क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा भी हम इसको बेंजल डिहाइड में ऑक्सीडाइज करा सकते हैं। ठीक है, टॉलुइन को जनरली हम एसिडिक मैग्नीज या फिर क्रोमिल क्लोराइड द्वारा इसे हम क्रोमिल क्लोराइड या फिर एसिडिक मैग्नीज द्वारा हम इनका क्या करा सकते हैं, ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन का हम यहाँ पे यूज करेंगे और इसे हम किस में कन्वर्ट सकते हैं, बेंजल डिहाइड और वाटर में। बेंजल डिहाइड और वाटर में इसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या बना, टॉलुइन का हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, बेंजल डिहाइड के साथ, यानी कि ऑक्सीडेशन केस में कराते हैं बेंजल डिहाइड। तो क्रोमिल क्लोराइड ले सकते हैं या फिर एसिडिक मैग्नीज हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो बेंजल डिहाइड बनेगा, आपको नो डाउट यहाँ पता है ये आपका क्या बनता है, बेंजल डिहाइड, और इससे पहले में बना है बेंजोइक एसिड। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम इटार्ड रिएक्शन भी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, इटार्ड रिएक्शन भी कहते हैं। नेमिंग रिएक्शन जितने भी अभी तक मैंने लिखवाए हैं सारे रिएक्शन नेमिंग आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अगला रिएक्शन है वो है हाइड्रोजिनेशन। अगली रिएक्शन और वो है आपका नंबर 3 है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन
अगर हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं वो भी किसका, टोलुइन का, तो टोलुइन के हाइड्रोजनेशन द्वारा आपको एल्काइल साइक्लोहेक्सेन मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया में जनरली हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं वो है एल्काइल बेंजीन, ठीक है, दिस इज बेंजीन, और बेंजीन के साथ साथ जैसे हम नाम कह देते हैं एल्काइल बेंजीन। अब यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, वो है आपका आर का मतलब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, चलो टोलुइन ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजनेशन हम इसी का करा रहे हैं, और इसका हम 3H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ साथ, सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ साथ C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल के प्रेजेंस में, वो भी आपका ये जो रिएक्शन है इसे हम ब्रिज रिडक्शन का नाम देते हैं, यानी कि एक प्रकार की रिडक्शन प्रक्रिया है। तो आपका क्या बनेगा, वो है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे CH3 जुड़ जाएगा, इसे हम कहते हैं एल्काइल साइक्लोहेक्सेन, यानी कि इसे हम नाम देंगे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और ये प्रोसेस जो है ये हाइड्रोजनेशन है, क्यों, क्योंकि पहले तो यहाँ पे एक एक सिंगल हाइड्रोजन थे, हर एक जगह एक एक हाइड्रोजन है, लेकिन इस स्टेप में हर एक के पास दो दो हाइड्रोजन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो रिएक्शन कौन सी हुई, और वो है आपका यहाँ पे हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया, तो इसे हम कहते हैं मेथाइल साइक्लोहेक्सेन हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट है आपका वो है ओजोनोलिसिस, अगली रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। नंबर डी है आपका ओजोनोलिसिस, बहुत ही सिंपल सा है, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि ये जो है आपका बेंजीन रिंग है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ठीक है, और बाकी सबके पास हाइड्रोजन है, बाकी सब जगहों पे क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, बाकी सब जगहों पे हाइड्रोजन है, वो भी सिर्फ एक जगह पे छोड़ के, वो भी जहाँ से CH3 जुड़ा हुआ है, जैसे टोलुइन, ठीक है। अब हम इसका ओजोनोलिसिस कराएंगे, तो ओजोनोलिसिस में हम 3 ओजोन मॉलिक्यूल का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। रिएक्शन जो प्रोसीड करेगा कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, C के साथ यहाँ पे मैं CS दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ भी मैं CS दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर भी CH है, यहाँ भी CH है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर भी CH है, ठीक है। तो ये 5 कार्बन के पास हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट है, लेकिन बाकी जितने कार्बन हैं उनके पास, यानी कि एक कार्बन जो कि CH3 से जुड़ा हुआ है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, उसके पास हाइड्रोजन नहीं था। अब ये बॉन्डिंग बनाएगा किसके साथ, ओजोन मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। चलो देखते हैं, ओजोन के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग बना, ठीक है, ऐसे ही इधर और इस वाले कार्बन के बीच ओजोन के साथ बॉन्डिंग बनेगा, ध्यान से देखिए, ये बन गया, ऐसे इधर भी बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, यहीं पे ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये ओजोन के साथ इन्होंने क्या बना ली, बॉन्डिंग बना ली। इसे हम कहते हैं ट्राई ओजोनाइड, क्या कहते हैं, इसे हम ट्राई ओजोनाइड का नाम देते हैं। इतना पोर्शन हमने यहाँ से अलग कर दिया, सेम काम यहाँ से किया, इतना पोर्शन इधर से भी हमने उतना ही पोर्शन अलग कर दिया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ये पोर्शन अलग हुआ, ये पूरा का पूरा क्या बना, ट्राई ओजोनाइड, ठीक है। अब ट्राई ओजोनाइड में से हमने इसको 3 पार्ट में बांटा। ऊपर का जो पोर्शन है ये मेथाइल ग्लाइऑक्सिल बनाएगा, ठीक है, ये क्या बनाएगा, मेथाइल ग्लाइऑक्सिल। तो देखिए अगले स्टेप में क्या होता है, जिंक के प्रेजेंस में हम क्या कराने जा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। जिंक के प्रेजेंस में हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो हाइड्रोलिसिस कराने पर हमको मेथाइल ग्लाइऑक्सिल मिलेगा, ठीक है। अब मेथाइल ग्लाइऑक्सिल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 है, C के साथ डबल बॉन्ड O है, C के साथ डबल बॉन्ड O और H, ये देखिए CH3 C के साथ डबल बॉन्ड O, ठीक है, फिर उसके बाद C है, C के साथ डबल बॉन्ड O और H लगा हुआ, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन है मेथाइल ग्लाइऑक्सिल बनता है। और 2 इधर और इधर के पार्ट मिलकर के सिंपल CHO बनाते हैं, जिन्हें हम यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, ध्यान से देखिए, CHO सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और ये आपका क्या बनता है, इसे हम कहते हैं ग्लाइऑक्सिल, और ग्लाइऑक्सिल के साथ 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन परऑक्साइड के भी बनते हैं, ठीक है। तो मेन जो प्रोडक्ट बनता है ओजोनोलिसिस द्वारा, किसकी ओजोनोलिसिस द्वारा,
टॉलुइन के ओजोनोलिसिस द्वारा वो बनता है आपका पहले तो ट्राईओजोनाइड, फिर उसका जिंक के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराने पर ग्लाइऑक्सिल, मेथाइल ग्लाइऑक्सिल और साथ ही साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे बनते हैं। सॉरी 3 मॉलिक्यूल बनेगा क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये बचा हुआ है, देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे बचा हुआ, तो 3 यहाँ पे क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये टॉलुइन का टॉपिक खत्म होता है। अब हम एनिसोल के रिएक्शन देखते हैं जिनमें से सिर्फ और सिर्फ उसके रिंग की रिएक्शन आपको समझनी है। तो अब हम एनिसोल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने टॉलुइन के बारे में आपको पूरा बता दिया। एनिसोल के लिए मैंने यहाँ पे पूरा जो रिएक्शंस है जिनके बारे में हमको पढ़ना है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जनरली हम बेंजीन रिंग का रिएक्शन देखेंगे, यानी कि रिंग सब्सटीट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर्स के अंतर्गत हम एनिसोल के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज एनिसोल? एनिसोल जनरली हम इसे क्या कहते हैं, मेथाइल फेनिल ईथर कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, एनिसोल जो है इसे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे बेंजीन रिंग है, ठीक है, और ये बेंजीन रिंग के एक कार्बन से हमने CH3O ग्रुप जोड़ दिया है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो O के एक साइड एल्काइल है और एक साइड फेनिल है। इसका नाम होता है मेथाइल और इसका नाम होता है फेनिल, तो इसे हम कहते हैं मेथाइल फेनिल। और ऑक्सीजन के इधर उधर जुड़ा हुआ है इसलिए ईथर बोलते हैं, और ये आपका एरोमेटिक ईथर कहलाता है। क्लियर? तो चलिए रिएक्शन देख लेते हैं फटाफट इसके। सबसे पहला है वो है हैलोजिनेशन की रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है और आर्थो पैरा ग्रुप पर यहाँ पे जाके जुड़ेगा। तो यानी कि बेंजीन रिंग की जो रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आर्थो पैरा ग्रुप पे जाके जुड़ेंगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एनिसोल, जैसा कि सामने लिखा है, ठीक है। इसको हम अगर देखें तो इसे हम मेथिल फेनिल ईथर भी कह सकते हैं। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं CH2 के प्रेजेंस में, तो आर्थो ब्रोमो एनिसोल और पैरा ब्रोमो एनिसोल बनेगा, ठीक है। आर्थो ब्रोमो एनिसोल और पैरा ब्रोमो एनिसोल बनेगा, जिसमें से 90% ये बनता है, ठीक है। यील्ड होती है वो भी पैरा पोजीशन पे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में 2 तरीके की रिएक्शन चलती है, एक एल्काइलेशन एक एसाइलेशन। तो ये जो इधर हमने लाइन के इधर बनाया है रिएक्शन, ये एल्काइलेशन है, और इसके इधर जो है ये आपका एसाइलेशन है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपका एसाइलेशन की प्रक्रिया। एल्काइलेशन में हमने मेथिल क्लोराइड लिया है, वहीं पे एसाइलेशन में हमने CH3COCl लिया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं एल्काइल ग्रुप आर्थो और पैरा पे जुड़ रहा है। यहीं पे जो एसाइल ग्रुप है CH3CO ग्रुप है वो आर्थो और पैरा पे जुड़ रहा है, और आपका क्या बना रहा है, आर्थो मेथॉक्सी एसिटोफिनोन और पैरा मेथॉक्सी एसिटोफिनोन बनाता है। यहीं पे नाइट्रेशन की प्रक्रिया भी सेम है जैसा अभी तक आप पढ़ते आए थे। एनिसोल की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 H2SO4 के प्रेजेंस में कराने पर नाइट्रो ग्रुप आर्थो पोजीशन पे आके जुड़ेगा या फिर पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा, और आर्थो नाइट्रो एनिसोल या पैरा नाइट्रो एनिसोल बनाएगा। तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो है ये एनिसोल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे, और बहुत ही छोटा सा टॉपिक था इसलिए मैंने सोचा इसको बोर्ड पर ही लिखकर आपको डायरेक्ट समझा दूँ, ठीक है। तो इसी के साथ साथ डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन का ये लेक्चर समाप्त होता है, ठीक है। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।